जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए फटाफट जो है कि आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने में मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। अभी से जो क्लासेस होंगी उसमें अब लास्ट में जो है कि आपको क्वेश्चन जैसे मैं देता आ रहा था अब वैसे नहीं होगा। अब जितनी भी क्लासेस होंगी अब लास्ट में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अभी अभी मतलब कि इस क्लास के साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब वो अलग से आपको एक फॉर्मेट में मिलेंगे जिसमें आपको 40 से 50 क्वेश्चन, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है कि मैंने बताया कि 40-50 क्वेश्चन का अलग से टॉपिक वाइज सेट लेके आऊँगा, जो आपको ऐप पे भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो वो टॉपिक वाइज जो है कि चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कि सिर्फ और सिर्फ वो आपको क्या होगा, किस फॉर्मेट में मिलेगा, तो क्लास के फॉर्मेट में मिलेगा। सिर्फ क्लास के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन आंसर उसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। उसको हम बाद में अलग से जो है कि कराते चलेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट जो है कि हमने देखा था क्लास जो इससे पहले हमने जो है कि देखा था वो आपका ईवीएस का देखा था। ये आपका सीडीबी पैडागोजी का है और सीडीबी पैडागोजी आपका सीटेट फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर दोनों के लिए है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं चल रहा है, ये कंबाइंड चल रहा है क्योंकि चीज़ें सेम होती है, क्वेश्चंस के लेवल में बस डिफरेंस होता है। तो उस चीज़ें जो है कि सेम चल रही है। टॉपिक क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। भैया देखो, अब जब आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम हमें जो है कि देखना, तानाशाही देखने को मिलता है, ओल्ड का जो है कि मिलता है, डेमोक्रेटिक नेचर का मिलता है, फिर जो है कि चाइल्ड सेंटर्ड मिलता है, फिर लेक्चर टाइप में मिलता है। तो अलग अलग शिक्षण के जो है कि हमें टाइप जो है कि मिलता है देखने के लिए। तो उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। जो हमें क्वेश्चन मतलब कि जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ उसी पे पॉइंट वाइज फोकस कर रहे हैं। अलग से फालतू की चीज़ों पे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज हम बात कर रहे हैं और उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या हुआ? बाल केंद्रित, देखिए अब मुख्य तौर पर देखा जाए ना, मुख्य तौर पर देखा जाए तो 3 तरीके से बांटा जाता है। अगर सेंट्रलाइज्ड वे में देखा जाए तो एक टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, एक होता है करिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, दूसरा होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। तो ये 3 तरीके से जो है कि रखा गया है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन अब जो है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रखा गया है, वो रखा गया है क्या? चाइल्ड को रखा गया है। चाइल्ड को सेंटर में रखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है कि चलती रहती है। जैसे आप इसको और अच्छे से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि जैसे पहले क्या होता था, पहले जो है कि जब आधुनिकता नहीं आई थी, तो आधुनिकता आने से पहले सेंटर जो रिलीजियन होता था, रिलीजियन सेंटर में होता था, बाकी सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती थी। यानी कि जो लोग होते थे वो धर्म के लिए होते थे, धर्म लोगों के लिए नहीं होता था। बट आज के टर्म में जब मॉडर्नाइजेशन आ गया है, आधुनिकता आ गई है, तो आज के टर्म में जो धर्म है वो लोगों के लिए हो गया है, लोग धर्म के लिए नहीं है। ये जो है कि आधुनिकता में चेंज आया है। वैसे ही सेम पहले जो बच्चे होते थे वो टीचर के लिए होते थे, आज के टाइम में देखा जाए तो टीचर बच्चे के लिए होता था। पहले गुरुकुल हुआ करता था, तो गुरुकुल में लोग अपने बच्चों को ले जाते थे, ले जाके छोड़ देते थे, कहते थे कि बस आज से मेरा बच्चा आपका हुआ, आप जो मर्जी वो करो, जैसे मर्जी वैसे करो, जैसे मर्जी वैसे सिखाओ, जैसे मर्जी वैसे रखो, जैसे पढ़ाना चाहते हो वैसे पढ़ाओ, है ना। तो मतलब जो है कि डंडा लात घूसा सब चलता था, जब तक बच्चे को पूरा ठोक पीट के सही कर दिया जाता था। बहुत बच्चे तनाव में भी रहते थे। तो इस चीज को खत्म करके कहा गया कि नहीं, अब बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा। फिर जो आपका पूरा इन्वायरमेंट है जो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, करिकुलम चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए,
टीचर चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है कि क्या होंगी, उसी के इर्द गिर्द जो है कि सारी चीज़ें चलेंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा बच्चे के अंदर की सार्वभौमिक विकास या सर्वांगीण विकास है, वही शिक्षा है ना। तो यहाँ पे बात किया जाए तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। सर्वांगीण विकास यानी बच्चा क्या है आपका सेंटर्ड में है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि बच्चे का जो आपका बच्चे का में बहुत बच्चा जो क्रियाकलाप कर रहा है ना उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर ना किया गया, हस्तक्षेप ना किया जाए, उसके साथ साथ में कोलैबोरेट करके एक साथ सह निर्मित किया जाए, शिक्षा को साथ में मिलकर निर्मित किया जाए। इसी की तरफ से प्रॉपर जो है कि इन्वायरमेंट क्रिया जो है कि बनाया जाता है। पहले टीचर आता था पढ़ाता था अपने हिसाब से, बट ऐसा नहीं है। अब का क्या है कि टीचर क्या करेगा, बच्चे को टीचर को पता है टॉपिक, किस टॉपिक को सिखाना है, किस टॉपिक को पढ़ाना है, बच्चे को इन्वॉल्व करना है। अब बच्चे को इन्वॉल्व करने के साथ साथ उसके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है, उसे रेगुलेट नहीं करना है, बस मॉनिटरिंग करना है। और अगर वो कहीं गलत कर रहा है या कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको सही डायरेक्शन में लाना है। ये मॉनिटरिंग का काम टीचर का हो गया है अभी के टाइम में। पहले के टाइम में सिखाने का काम था। अगर ओवरऑल बात करें ना, देखिए आधुनिक टर्म में अगर शिक्षक की बात करें, आधुनिक, ये कई बार मैं क्लास में आपको बताया हूं कि आधुनिक टर्म में अगर शिक्षक के काम की बात करें कि शिक्षक का काम क्या है, एक शिक्षक का क्या काम है, तो शिक्षक का काम सिर्फ दो ही है। एक क्लास में मैंने बता रखा है ना। पहला क्या है, तो आधुनिक टाइम में पहला काम है बालक को समझना। अरे यार क्या लिख रहे हैं, बालक को समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, उसकी कंडीशंस को समझना, उसकी फिजिकल जो है कि स्ट्रेंथ, उसके मेंटल स्ट्रेंथ, उसके इंटरेस्ट को समझना, ये टीचर का काम रह गया। दूसरा काम क्या रह गया है, दूसरा अभिप्रेरणा। प्रेरणा, उसे अंदर से प्रेरित कर देना पढ़ने के लिए। ये दो ही काम आज की जो है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो है कि एजुकेशन में दो काम टीचर का बस बच गया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग टीचर को सब कुछ करना पड़ता है, सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती है उसको, जो है कि एक साथ बालक के साथ जो है कि बच्चे के साथ जो है कि बैलेंस बिठा के क्या करना है कि अपना काम करना है ना। बैलेंस जो है कि बिठा के काम करना है। ठीक है, ये चीजें जो है कि हमें देखने को मिलता है। अब जो है कि इसमें क्या बात कहा जा रहा है कि जॉन डेवी के अनुसार, पहले देखिए, पहले क्या था कि पहले शिक्षा एक ध्रुवी थी, यूनिपोलर थी। यूनिपोलर, एक पोल, शिक्षक होता था, शिक्षक के इर्द गिर्द सारी चीजें चलती थी। फिर आया बाइपोलर कि भाई बालक भी है शिक्षक भी है, बालक भी है और शिक्षक भी है। उसके बाद आया ट्राइपोलर। ट्राइपोलर मतलब कि त्रिस्तरीय या त्रिध्रुवीय प्रणाली। क्या है, त्रिध्रुवीय प्रणाली, जिसमें एक आपका क्या होता है, शिक्षक होगा, एक आपका शिक्षक होगा, दूसरा आपका बालक होगा और तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा आपका यहां पे होगा पाठ्यक्रम होगा, या इसी को कहते हैं परिवेश होगा। ये तीन, अब जो है कि यहां पे ट्राइपोलर जो है कि एजुकेशन सिस्टम जो है कि चलता है, इसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के फादर कौन है, जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है कि ये सारा काम किए हैं, उन्होंने ही बताया
कि अब हमें क्या करना है, इस तरह से जो है कि इस एजुकेशन सिस्टम लेके चलना है जिसमें तीन ध्रुव हैं, एक शिक्षक है, एक बालक है और एक उसका पाठ्यक्रम है, सामाजिक जो है पाठ्यक्रम है या फिर सामाजिक परिवेश है, उसमें जो है कि ये बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, तीन चीजें यहाँ पे है ना। आज जो है कि बात किया जाए तो आज जो है कि प्रत्येक बच्चे पे इंडिविजुअल, हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है। देखिए, हो सकता है मैं जो बोलूं यहाँ पे पॉइंट ना हो, वो आगे मिल जाए स्लाइड में, बट चीजें जो है कि एज इट इज आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे बच्चा जो है कि कहा जाता है कि हर एक बच्चा क्या होता है, स्पेशल होता है। कोई बच्चा सामान्य नहीं होता, कोई भी बच्चा सामान्य नहीं होता। सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, है ना। ठीक है, तो बात किया जा रहा है कि हर एक बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। तो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, तो इस क्रम में जो है कि क्या होता है कि बच्चे को, टीचर को क्या चाहिए कि बच्चे को समझे। बच्चा स्पेशल होता है, इंडिविजुअल स्पेशल होता है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो बच्चे को समझना, उसके इंटरेस्ट को समझना, उसकी जो है कि क्षमताओं को समझना, उसकी रुचियों को समझना और उसे प्रेरणा देना, उसे सामाजिक स्ट्रक्चर को समझना, उसकी आवश्यकताओं को समझना और उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना, बिहेव करना, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना। यहाँ पे जैसे दे रखा है बालक देखा जाए तो बालक तीन बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि, है ना, सामान्य बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि। तीन तरह के बुद्धि के बच्चे होते हैं और तीनों तरह के बच्चों को एक साथ जो है कि लेकर चलना होता है टीचर को। तो उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, डिजाइन करनी पड़ती। आज प्रत्येक बालक की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्यों इंडिविजुअल, मैंने बताया। मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। बालकों की प्रवृत्ति, रुचि, क्षमताओं ऑलरेडी टीचर क्या करेगा, उसे और इन सबको जानने के लिए टीचर के पास क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए, मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए, है ना। सभी बालक परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बता दिया मैंने। अतः शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंध करे। ये भी मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को जानिए। हर एक बच्चा क्या होता है, स्पेशल होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात का महत्व नहीं कि शिक्षक कितना ज्ञानी और आकर्षक है ना। देखिए, बाल जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इस बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि जो टीचर है उसके पास कितना ज्यादा नॉलेज है, कितना स्मार्ट दिखता है, कितना गुड लुकिंग है, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो बच्चे के जो डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो कितना सही तरीके से जो है कि कर पा रहा है। उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी वो कितने अच्छे तरीके से निखार पा रहा है, ये सारी चीजें। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पहले एजुकेशन आपकी प्रक्रिया, प्रोसेस बेस्ड थी, है ना। क्या थी, पहले एजुकेशन प्रोसेस बेस्ड थी। आज की एजुकेशन आउटपुट बेस्ड है। आउटपुट बेस्ड है मतलब कि क्या आपने रिजल्ट दिया कि नहीं दिया। बच्चे में जिस एम के साथ करिकुलम बनाया गया था क्लास वाइज, क्या वो एम फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, आउटपुट आया कि नहीं आया। अगर आउटपुट नहीं आया तो आपके टीचर होने का या आपकी जो सैलरी दी गई या आपने जो मेहनत किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है यहाँ पे, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं को देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिनय, यानी मॉडर्न एजुकेशन की बात हमने ऑलरेडी कर रखा है। बालकों को समझना, चाइल्ड सेंटर थ्योरी में बालकों को समझना क्या है, सबसे पहले कंपलसरी है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की समझ होगी तभी आप बच्चे के क्या सामाजिक स्ट्रक्चर, उसके आर्थिक स्ट्रक्चर, उसके कल्चर, उसकी आवश्यकताएं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ,
उसकी जो है कि सारी चीज़ों को जब आप समझ पाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रबंधन या उसके लिए आप मैनेजमेंट क्लास में कर पाओगे। सेम टू सेम चीज़ें जो है कि बालक की शिक्षा और उसकी आवश्यकताओं को में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है, और उसको समझना टीचर का क्या है, कर्तव्य है, संबंध होता है। स्कूल में पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बालकों में से अधिकतर बालक ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता स्कूल पूरा नहीं कर पाता। समस्या क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी नीड क्या होती है, डेली नीड क्या होती है, खाने को मिल जाए कम से कम। पहले देखिए, ह्यूमन की पहली नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। बट एजुकेशन के सेक्शन में अगर हम बात करें तो एजुकेशन के सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो खाना और कपड़ा दो चीज क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है कि देखिए, पहले प्राइवेट स्कूल्स चलते थे तो प्राइवेट स्कूल में वो दोनों चीजें बच्चों को अलग से जो है कि पैसे वाले जो है कि मिडिल क्लास होता था वो बच्चों को दिलाता था, ठीक है। सरकारी स्कूल में देखिए तो सामान्य तौर पे निम्न जो है कि लेवल के बच्चे जाते हैं, मजदूरों के बच्चे जाते हैं, गरीब किसान के बच्चे जाते हैं, ये बच्चे ज़्यादातर जाते हैं। तो इनके पास जो है कि प्रॉपर खाने की कोई सुविधा नहीं होती है, ड्रेस नाम की चीज़ कोई होती नहीं, इनमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है। वो देख रहा है बेचारा कि यार ये प्राइवेट स्कूल वाला सूट बूट कस के बिल्कुल ड्रेस में बढ़िया से एकदम बैग वैग लेके मस्त बिल्कुल डांस करते हुए जा रहा है, ये बेचारा जो है कि झोला लटकाया हुआ है, फटा कपड़ा जो है कि पहना हुआ है। पता चला कि छोटा बच्चा है, 5 क्लास तक का बच्चा है, वो सिर्फ गंजी डाल के ही चला गया, वो सिर्फ पैंट पहन के निकर पहन के ही चला गया क्लास में, उसको कोई वो ही नहीं है। फिर गया 10 मिनट रुका, फिर वहां से निकल गया। क्यों? भूख लग गई, खाने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि भाई खाने की व्यवस्था करना है, जाना है, लकड़ी चुन के लाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, माँ के साथ खाने बनाने में हाथ बटाना है, काम कराना है, पिता के साथ खेत में जाके काम करना है। इतनी सारी समस्याएं हैं। सरकार ने इस समस्याओं को देखा और इसी बेस पे सारा जो है कि मैनेजमेंट जो है कि सरकार ने शुरू की। पहले देखिए कि उन्हें बुक देना स्टार्ट किया, फिर उनको ड्रेस देना स्टार्ट किया, फिर उनको जो है कि देखेंगे क्या किया, उनको प्रॉपर जो है कि मिड डे मील टाइप का जो है कि एक भोजन देना भी प्रारंभ किया कि हम आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व कर दें। अब बेसिक समस्याएं सॉल्व कर दी, अब आप क्या कीजिए, स्कूल में आइए, अब पढ़िए। ये गौर जो है कि प्रॉपर मैनेजमेंट का काम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों के व्यक्तिगत भेदों से परिचय कराता। मैंने बताया ना कि सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं और स्पेशल होते हैं, है ना, ठीक है। एक जो है कि मंद बुद्धि होता है, सामान्य बुद्धि होता है, कुशाग्र बुद्धि होता है। बच्चे अलग अलग तरीके से होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है कि मैनेज करना होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्लास में जो है कोई बहुत कुशाग्र, बहुत तेज बुद्धि का बच्चा है और आपने सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग क्लास जो है कि कंडक्ट कर दी, संचालन कर दी, तो भाई जो सामान्य बुद्धि का है उसे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं आएगा। जो मंद बुद्धि का उसको तो क्लास समझ में ही नहीं आएगी, वो तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जितनी बातें हो रही है क्लास में सब उसके आउट ऑफ माइंड हैं चीजें, तो नहीं। तो उसी तरीके से क्लास को डिजाइन करना पड़ता है कि हम कुछ चीजें ऐसी रखें जो तेज बुद्धि के बच्चे हैं उनके लिए भी सूटेबल हो, उन्हें भी बोरिंग फील ना हो, जो सामान्य बुद्धि के बच्चे हैं वो भी एंगेज्ड रहें, और जो लोअर क्लास यानी कि मंद बुद्धि का बच्चा है उसे भी कुछ चीज़ों को जो है बेसिक चीज़ों को रखा जाए ताकि वो भी अच्छे से उन चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके। तो इस तरीके से क्लास को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधि में देखा जाए, बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया, विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक हानिकारक दशाएं, रुकावटें, सीखने का वक्र, प्रशिक्षण, संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचय कराता है। मनोविज्ञान ये सारी चीजें आपको बताता है, विधियां, शिक्षण विधियां, उसके जो है कि नफा नुकसान, बच्चे की फीचर्स, है ना, बच्चे के जो है कि कंडीशंस क्या है, रुकावटें क्या है, समस्याएं क्या है, सीखने की दशाएं क्या है, जो बच्चा सीख रहा है तो सीखने की प्रोग्रेस क्या है, क्या वो कर्व है, क्या वो आप प्लेटिव शेप कर्व है, या बच्चा सीख रहा है, ग्रोथ उसमें हो रहा है। ये सारी बातें जो है कि संक्रमण, ये सारी बातें जो है कि किससे पता चलती है, मनोविज्ञान से पता चलती है, बाल मनोविज्ञान से पता चलती है, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा में एक शिक्षक ज्ञान की सक्रिय
संरचना प्रक्रिया को विशेष महत्व देता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सक्रिय का मतलब यह होगा कि उस क्लास में टीचर भी एक्टिव रहेगा, बच्चा भी एक्टिव रहेगा, सारे लोग एक्टिव रहेंगे। ठीक है। मुख्य मूल्यांकन, और अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन और परीक्षण। देखिए, अगर हम मूल्यांकन और परीक्षण की बात करते हैं ना, तो जैसे आपका असेसमेंट और इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, असेसमेंट क्या है, हमेशा जारी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंडिविजुअल यानी एक एक बच्चे पे फोकस होना चाहिए, प्रोवाइडेड जो है प्रोवाइड्स जो है कि फीडबैक, यानी कि फीडबैक देना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इवैल्यूएशन में देखिए प्रोवाइड जो है कि क्लोजर, जजमेंटल और अप्लाइड अगेंस्ट स्टैंडर्ड और सो फॉल, ये सारी चीजें जो है कि यहाँ पे। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर मूल्यांकन की बात करें और इंडियन कल्चर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन और आपका असेसमेंट हमेशा से एक टेंशन का मुद्दा रहा है। आपने देखा होगा जब भी 10th एंड 12th का एग्जाम होने वाला होता है ना इंडिया में, मोदी साहब पहुंच जाते हैं किसी न किसी जो है कि स्कूल में, और बच्चों से जाके जो है कि बातें करते हैं। मोदी जी जब से सरकार में आए, देखो भाई कि नाम इसलिए लेना पड़ रहा है कि ये कल्चर इन्होंने ही शुरू किया है, बाकी पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो नाम इसीलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने ये कल्चर लेके आया कि बच्चों का जब भी एग्जाम आता है तो वो बच्चों से जाके इंटरेक्शन करते हैं, प्रॉपर उसे जो है कि ब्रॉडकास्टिंग की जाती है और अन्य बच्चों को दिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होती हैं, उनको एक तरीके से गाइड करते हैं, बताते हैं। देखिए इसका एक पॉलिटिकल अपना जो है कि एम हो सकता है, बट ये बात सही है कि बच्चों, इंडियन कल्चर में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में परीक्षा एक तनाव का जो है कि विषय रहा है हमेशा से। बच्चे टेंशन में रहते हैं, बोर्ड एग्जाम देना है, पहली बार लाइफ में बोर्ड एग्जाम देना, दूसरी बार लाइफ में बोर्ड एग्जाम देना, पता न जाने कितने सारे प्रेशर होते हैं, कितने सारे टेंशन होते हैं। परिवार की टेंशन अलग होती है, पड़ोसी की टेंशन अलग होती है, सिलेबस की टेंशन अलग होती है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी तरह तरह की बातें जो है कि करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, बच्चों को। तो इसके लिए यहां पे कहा गया है कि हमें एक क्या चाहिए, तो हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साल भर में एक ही बार जो है कि एग्जाम करा दें, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो ना, सेमेस्टर वाइज कर दो। सेमेस्टर वाइज में भी आप जो है कि क्या कीजिए कि टेस्ट रूप में रख दीजिए, हर हफ्ते 15 दिन पे जो है कि टेस्ट कीजिए बच्चों का। इससे बच्चे से जो एक बोर्ड एग्जाम का फियर है वो खत्म हो जाएगा, जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, जो उसका डिप्रेशन है, जो उसका तनाव की स्थिति है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बच्चे में। तो ये एक बेहतर जो है कि विधि है। और साथ साथ अगर आप टेस्ट वगैरह लेते हैं, बार बार असिस्ट करते हैं बच्चे को, तो इससे फीडबैक मिलता है, और फीडबैक दोनों को मिलता है। फीडबैक जो है कि टीचर को भी मिलता है, फीडबैक जो है कि बच्चे को भी मिलता है, टीचर को भी मिलता है और बच्चे को भी मिलता है, दोनों को जो है कि फीडबैक मिलता है। जितना फीडबैक जो है कि बच्चे के लिए जरूरी है, उतना ही फीडबैक जो है कि टीचर के लिए भी जरूरी है कि क्या हमने जो टीचिंग मेथड अप्लाई की थी इस टॉपिक पे, क्या वो सही था या नहीं था, बच्चों में आउटपुट कितना आया, कितना नहीं आया। तो इसलिए टीचर का भी इवैल्यूएशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। और टीचिंग मेथड है उनका भी असेसमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। व्यापक और सतत मूल्यांकन क्या होता है, तो इसका उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता, व्यापकता के रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे रीजंस हैं इसके, है ना। इसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो बच्चे का जो करिकुलम है उसके लिए एंगेजमेंट बढ़ा रहेगा, उससे लगाव बढ़ा रहेगा, वो सही तरीके से सीख सकेगा। उसमें जो एक फियर रहता है एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का, वो कम होगा, टेंशन
कम होगा और प्रॉपर हम बच्चे को इवेल्युएट कर पाएंगे कि बच्चा जो हम क्लास दे रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, क्या वो बच्चा सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, क्या हमें इसमें कोई अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है या सेम चीज़ें जो है कि हम लेके चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे हमें देखने की जो है कि बात आती है। ये ऑलरेडी हमने जो है कि बात कर ली है, तो इसको दोबारा दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, निरंतरता से तात्पर्य क्या है? निरंतरता, मूल्यांकन की निरंतरता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्व मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों का साक्ष्य, फीडबैक, प्रतिपुष्टि क्या है जरूरी है। अब निरंतर मूल्यांकन करेंगे तो इससे हमें बच्चे की जो है कि कंडीशन के बारे में भी पता चलेगा, बच्चे किस जो है कि लेवल का है पता चलेगा, बच्चा जो है कि कितना समझ पा रहा है पता चलेगा, और हमारा जो इवेल्युएशन यानी कि हम जो टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं उसका भी इवेल्युएशन प्रॉपर चला जाएगा। इसमें फीडबैक बहुत ज़्यादा क्या है, कंपलसरी चीज़ है ना। फीडबैक क्या है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है ना। ठीक है, दूसरा पद व्यापक। व्यापक मतलब कि व्यापकता से क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम क्लास में जो पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे, देखो सिलेबस और करिकुलम अलग है। सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी का टेस्ट लें, नहीं भाई, एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज है उसका भी टेस्ट लें। चार्ट मेकिंग प्रतियोगिता कराएं, रंगोली मेकिंग प्रतियोगिता कराएं, निबंध की प्रतियोगिता कराएं, है ना, गायन की प्रतियोगिता कराएं, अंताक्षरी कराएं, गेम कराएं, खेल कराएं, गेम कबड्डी कराएं, क्रिकेट कराएं, फुटबॉल कराएं, इनकी भी जो है कि इवेल्युएशन करें। प्रॉपर चीजों को क्या करें, कवर करें। व्यापकता से मतलब यह है, व्यापकता से मतलब यह है कि जो हम क्लासरूम में सिर्फ बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी को इवेल्युएट नहीं करना है। क्लासरूम से बाहर भी बच्चा जो है कि प्रांगण में कैसे गेम खेल रहा है, कैसा उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो है कि इन्वायरमेंट कैसा है, परिवेश कैसा है, वो परिवेश में कैसी चीज़ों में संलग्न है, इसका भी इवेल्युएशन प्रॉपर होना चाहिए। इसका मतलब है व्यापकता से ये सेम चीज़ें होती है। इतना डिटेल में देखो, ये भले क्रैश कोर्स चल रहा है, मैं 60 में ही आपको इतना बेहतर तरीके से हर एक जो है कि टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बशर्ते आप क्रैश कोर्स किए हो। सिर्फ क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्रैश कोर्स हो तो और क्लियरिटी हो, है ना। चलिए अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं। देखिए पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम बनाने का दो ही तरीका है, दो बेस पे जो है कि पाठ्यक्रम बनाया जाता है। एक बाल मनोविज्ञान को देखा जाता है, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं। दूसरा जो है कि और बालक की आवश्यकता, आवश्यकता, इन दो चीजों पे फोकस किया जाता है। इन दो चीजों पे फोकस करके ही पूरे सिलेबस को पूरे करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। जैसे समाज और व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, प्रेरणा उसमें रखा जा ऐसी चीजें रखी जाती है आपके करिकुलम में कि उसमें प्रेरणादायक स्टोरी हो, कविता हो, कोई ब्रेवनेस की चीजें हो, है ना। और वैल्यू, जो सोशल वैल्यूज हैं उसको डेवलप करने के लिए चीजें रखी जाती है, सिद्धांत जो है कि चीजें रखी जाती हैं। देखो अब ये आवश्यकता, देखिए यहाँ पे आवश्यकता, सिर्फ मैंने आवश्यकता लिखी है। अब आवश्यकता देखेंगे तो इसमें बालक की आवश्यकता, बालक की आवश्यकता आ जाएगी यहाँ पे, है ना, बालक की आवश्यकता। उसके बाद समाज की आवश्यकता, और उसके बाद राष्ट्र की जो है कि आवश्यकता क्या है, उसी के अकॉर्डिंग कोर्स को डिजाइन किया जाता है। जो आपका करिकुलम है उसका डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर जो है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है कि यहाँ पे करिकुलम जैसे लिखा गया है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जो है कि दिखाई गई हैं। तो देखो इतना जो है कि टेंशन में नहीं जाना है, 3-4 चीजों पे ही फोकस किया जाता है।
उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कि आपको करिकुलम को डिजाइन किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया जाता है ना। बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात पर बल दिया जाता है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार हो स्थापित हो। देखो भैया, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें बता दे रखी है। ठीक है, व्यवस्थापन और अनुशासन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन व्यवस्थापन और डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा व विद्यालय में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लेना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे इतने ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं भैया, आपका सारा बाल मनोविज्ञान फेल कर देंगे वो, है ना। वो सीधे जो है कि 5G मोड में आ रहे हैं और फिर उसको टैकल करना क्या हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है। तो बाल मनोविज्ञान को जो है कि सहारा लेना चाहिए, जिससे हम उन्हें अच्छे से टैकल कर पाए। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि डिसिप्लिन इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल। डिसिप्लिन जो है कि ब्रह्मांड का नियम है, ब्रह्मांड का नियम। इसीलिए हमारे लिए डिसिप्लिन क्या है, बहुत कंपलसरी है। और लव जो है कि आपकी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ब्रह्मांड की जो है कि भाषा है। ब्रह्मांड का कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो आपके लव की भाषा, प्रेम की भाषा न समझता हो। सबको समझ में आती है ना, सबको समझ में आती है। ठीक है, जितनी चीजें आपको दिख रही हैं सब में डिसिप्लिन है। मौसम देखिए, एक डिसिप्लिन में चलता है। सनराइज सनसेट एक डिसिप्लिन में होता है। अर्थ की मूवमेंट एक डिसिप्लिन में होता है। सोलर सिस्टम में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक डिसिप्लिन में होता है। यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हो रही हैं वो डिसिप्लिन में होता है। देखो भैया, डिसिप्लिन है तभी मून जो है कि अर्थ का चक्कर लगाता है, और अर्थ जो है कि सन की जो है कि चक्कर लगाती, और सन जो है कि आपका गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, और गैलेक्सी जो है कि आपकी जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो है कि मूव करती जा रही है। ये सब डिसिप्लिन है, नियम है, एक तरीके से सब एक दूसरे पे क्या है, आबद्ध है ना। चलिए, व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने बच्चे हैं उन बच्चों के जो है कि व्यवहार डिफरेंट होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, और उस अलग अलग व्यवहार होने के लिए अलग अलग एजेंट होते हैं, अलग अलग कारक होते हैं, उसकी प्रेरणाएं अलग अलग होती हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है, तो व्यवहार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रयोग व अनुसंधान, कहने का तात्पर्य यह है कि एक टीचर का कर्तव्य है कि जब वो क्लास रन कराए तो उसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि बच्चा खुद से जो है कि एक्सपेरिमेंट करके जो है कि शोध मतलब खोजकर्ता की तरह जो है कि सक्रिय खोजकर्ता की तरह ज्ञान का उत्सर्जन करे, है ना, ज्ञान का अर्जन करे। ठीक है, ये चीजें जो है कि यहाँ पे बताई गई है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को प्रयोग एवं अनुसंधान को उन्मुख करने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लेना चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। नई नई परिस्थितियों और नई नई समस्याओं को उनके सामने क्या करना है, जैसे क्लास है, क्लास में बच्चे के सामने नई नई समस्याओं को, नई नई प्रॉब्लम्स को, नई नई क्वेश्चंस को रखना चाहिए, बच्चे को उसमें एंगेज करना चाहिए। अगर बच्चे के लिए वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसको थोड़ा सा इजी कर दीजिए। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, चलती रहेंगी, है ना। क्लास में समस्या समाधान का निदान और निराकरण, अगर क्लास में कोई समस्या आ गई, किसी बच्चे की कोई समस्या है, तो टीचर को चाहिए कि पहले, अच्छा यहाँ पे 2 स्टेप आ जाते। पहला स्टेप कि अगर किसी बच्चे में कोई समस्या आ गई क्लास में, है ना, समस्या आ गई, तो पहले तो कोशिश कीजिए कि उसके आसपास उसके जो फ्रेंड सर्किल है उन्हीं से उस समस्या का समाधान कराया जाए। बच्चों के अंदर से ही निकलवाया जाए कि हाँ भाई बताओ ये समस्या है, ये समाधान कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे होगा। जैसे कोई क्वेश्चन है बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसे प्रॉब्लम आ रही है, भाई उसके आसपास देखो, भाई हाँ बताओ भाई, कौन बताएगा, क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर जब जो है कि हो सकता है कोई इर्द गिर्द उसके सहपाठियों में से बता दे,
बच्चे से पूछे समझ में आया, नहीं आया, आया ठीक है, ठीक है, एक बार हम समझा दे रहे हैं अच्छे से चीज़ों को, और अच्छे से हम जो है कि क्या करें, बता दे रहे हैं। तो इस तरीके से उसका क्या करेंगे, उसकी समस्या का निराकरण कर देंगे, तो बच्चे का जो है कि डेवलपमेंट क्या होगा, अच्छा होगा, बच्चे अच्छे से सीखेगा, ये सारी चीज़ें सही तरीके से होंगी। बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत, अब सिद्धांतों की बात कर लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सिद्धांत की बात करें तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में आप बच्चों को अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियां सुना सकते हैं, महापुरुषों की कहानियां सुना सकते हैं, उनकी जीवनी सुना सकते हैं, कोई अच्छी घटना सुना सकते हैं, कोई जो है कि अच्छा इंसिडेंट या नाटक, उन्हें जो है कि नाटक वगैरह भी करवा सकते हैं, ड्रामा वगैरह भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक योगदान आदि जो है कि, यानी कि वैज्ञानिकों के बारे में बात करके उनके अंदर उनके मस्तिष्क को एक वैज्ञानिक सोच दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कि बच्चों को अंदर से प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चा स्वतः ही सीखने और पढ़ने के लिए क्या हो जाए, आतुर हो जाए। ये प्रिंसिपल है। कथा कहानियों के माध्यम से बालकों को प्रेरित किया जा सकता है। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, यानी कि कहने का मतलब वही है कि हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है और एक दूसरे से विशेष होता है, तो इस विशेषता को समझना, उसकी आवश्यकता को समझना, उसकी रुचि को समझना और उसके अनुसार जो है कि उसके साथ व्यवहार करना, उसी के अनुसार जो है कि उसे टास्क देना, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या है, अच्छा है। एक बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जैसे तारे जमीन पे मूवी था, तारे जमीन पे मूवी था, उसमें जो है कि अवस्थी था ना, बच्चा अवस्थी था, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, बट वो एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत अच्छा था, पेंटिंग बहुत अच्छा जबरदस्त बनाता था। तो ठीक है ना, पता चल गया ना उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, कोई बात नहीं, उसे उस सेक्टर में लेके जाइए, उस सेक्टर में लेके जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे पीछे से क्या कीजिए, पीछे से उसका जो क्लास की जो चीज़ें हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, सिलेबस की चीज़ें हैं, उसको भी मॉनिटर करते रहिए, उसे भी सिखाते रहिए थोड़ा थोड़ा, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। भाई आमिर खान उसमें आते हैं तो अदर टीचर से वो डिफरेंट इसीलिए तो होते हैं कि वो बच्चे के प्रॉब्लम को क्या करते हैं, समझते हैं, बच्चे को इंटरेस्ट को जानते हैं कि भाई बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, कि बच्चे को जो है कि शब्दों को समझने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, तो इंटरेस्ट ये है कि उसे पेंटिंग में अच्छा जो है कि काम करता है, चलो तो ठीक है, पेंटिंग की तरफ मूव करा, इनोवेटिव माइंड है, साइंटिफिक माइंड है, उधर लेके चलते हैं और धीरे 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 वो जो क्लास की और पढ़ने लिखने की चीजें वो सिखाते रहते हैं, तो वही बच्चा आगे चल के क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बात की जा रही है ना। लोकतांत्रिक सिद्धांत डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया कि बच्चा क्लास में बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, ऊंच नीच होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, लेकिन ये सारी बातें क्लास के बाहर है उनके लिए। एक टीचर के लिए ये सारी बातें क्लास के बाहर हो सकती हैं। क्लास के अंदर जब बच्चा आ गया तो वो बच्चा चाहे कहीं का भी हो, उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, वो टीचर के लिए इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना ऊंच नीच में, ना लड़के लड़की में, ना जात पात में, ना धर्म में, किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। यही बात क्या होता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत में मतलब आप लोग जानते हो कि बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को डेवलप करने या विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए कि कोई दिक्कत ना हो, बच्चे का हर एक चीज जो है कि प्रॉपर, यानी कि उसके जो है कि देखिए डेवलपमेंट की बात करें तो 4 ही डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो कोशिश करना चाहिए कि चारों डेवलपमेंट जो प्रॉपर वे में चले, ठीक है। ये सुनिए नहीं, ये पूछा भी जाता है कि बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंतर्गत यानी कि सर्वांगीण विकास के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, तो यही 4 चीजें आती हैं। चयन का सिद्धांत, बालक की योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए या सेक्टर का चुनना चाहिए।
अब जो है कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के क्या है, लेजेंड है। अगर सपोज कीजिए उनको जो है कि जबरदस्ती आईटी सेक्टर में भेज दिया जाता तो क्या होता, सचिन सचिन नहीं होते, है ना। ठीक है, सलमान खान है, हीरो हैं, ड्रामा उनको अच्छा आता है। अब उनको कहा जाए कि चलो भैया आप क्रिकेटर बनो, बनते नहीं, उनका अलग फीचर है, उनका अलग फीचर है। सुंदर पिचई, उनको कहा जाता है कि ऐसा काम करो, चलो आप एक्टिंग करो, करते नहीं करते। उनका टेक्निकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन चीजें, आईटी सेक्टर उनका अलग सेक्टर है। तो हर एक बच्चे का जो ये क्या होता है, डिफरेंट मोड होता है, और उसी मोड को चूज करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और जिसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस करे, है ना। सीधे कहने का मतलब ये है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा। अब यहाँ पे जो है कि ये चीजें थोड़ी सी एंड हो गई। अब यहाँ से हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के फादर किसे बोलते हैं, जॉन डेवी को बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक के समग्र ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उसमें इनोवेटिव नेचर को डेवलप करना। क्या है, अधिगम को सुगम बनाना, और खोज पूर्ण उत्साह को क्या करना, यानी कि जो आपका सीखने की प्रक्रिया है उसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया जाए। साथ ही साथ उसे खोज परख बनाया जाए कि बच्चा खुद ही डिस्कवर करे, खुद ही जो है कि ज्ञान का सृजन करे। इस तरीके का जो है कि सीन बनाया जाए। ठीक है, ये आधुनिक या प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या है, कोर है। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परियोजना विधि है ना, समस्या विधि है, क्रियाकलाप विधि है। ये 3-4 विधियां हैं जो मॉडर्न एजुकेशन में बहुत प्रोमिनेंट। प्रोजेक्ट विधि मतलब कि हम बच्चों का ग्रुप बनाए, उन्हें एक प्रोजेक्ट दे दिए, वो उस पर काम करेंगे मिलके। ठीक है, वैसे समस्या समाधान विधि, कोई समस्या हम दे दिए बच्चों को, उसका समाधान करेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप विधि कुछ अलग करने के लिए दे दिए, जैसे डेंटिंग पेंटिंग हो गया, रंगोली बनाना हो गया, आर्ट बनाना हो गया, कोई और काम हो गया, इस तरह का काम हो गया, है ना। प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार होते। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक है आपका मॉन्टेसरी शिक्षा, मॉन्टेसरी एजुकेशन। ये इटालियन जो है कि डॉक्टर थे, है ना, इटालियन डॉक्टर थे, शिक्षाविद थे, मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा विधि के क्या करते हैं, ये याद रखिए, ये इटली के थे, जो कई बार ये पूछ देता है। जिसके अंतर्गत बच्चों के विशेष व पर्यवेक्षण पर बल दिया गया। उनके पर्यवेक्षण के आधार पर पाया गया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यही है कि उन्होंने जो है कि स्टडी किया, स्टडी करने में देखा कि बच्चा तो भाई जो ज्ञान का सृजन स्वतः कर रहा है, खुद जो है कि नॉलेज को क्रिएट कर रहा है। बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है, बस टीचर को चाहिए कि उसे मॉनिटर करे, उसे गलत डायरेक्शन में ना जाने दे, उसे देख रेख करे, बस, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके लिए क्या करे, सुटेबल इन्वायरमेंट बना के दे। जितना हम पीछे समझे हैं ना, वही थ्योरी फॉर्म में यहाँ पे देख लेना है। मानवतावादी जो है कि शिक्षण, मानवता, है ना। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन एक्चुअली ये 8 डिपार्टमेंट है, जैसे बीए हो गया, बीए वाला एमए वाला सेक्शन हो गया, कॉमर्स वाला सेक्शन हो गया, ये एक्चुअली 8 डिपार्टमेंट है। इसमें बच्चे के अंदर जो है कि क्रिटिकल एनालिसिस करने की जो आपकी कैपेसिटी है, यानी कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। आलोचनात्मक सोच, है ना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह की शिक्षा का केंद्र बिंदु कला सामाजिक विज्ञान है। कला सामाजिक विज्ञान बता दिए मैं आपको, यह बालकों में आलोचनात्मक सोच व तार्किक कौशल को विकसित करता है। ठीक है, मानवतावादी शिक्षण सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट। हाँ, संरचनावादी शिक्षण, कंस्ट्रक्टिविज्म एजुकेशन। यह शिक्षा बालकों की सृजनात्मकता पर आधारित होती है। यह अधिगम तकनीकी एवं प्रयोग अधिगम के माध्यम से करके सीखने पर बल दे, यानी ये लर्निंग बाय डूइंग पे, किस पे, करके सीखने पे, ये दे रखा है ना, करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग।
लर्निंग बाई डूइंग पे फोकस होता है। माना जो संरचनावादी एजुकेशन सिस्टम प्रिंसिपल है, ये लर्निंग बाई डूइंग पे फोकस होता है। कीजिए, स्वतः कीजिए और सीखिए। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब जो आपके ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसमें कौन कौन से आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है कि इसमें लागू होते हैं? तो मस्तिष्क व बुद्धि का सिद्धांत लागू होता है ना। मस्तिष्क और बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है कि हम जो जो चीज़ों जितनी समस्याएं हमारे पास आएंगी, हमारे मस्तिष्क के समक्ष जितनी ज़्यादा समस्याएं आएंगी और हमारा मस्तिष्क जितना ज़्यादा उन्हें सॉल्व करेगा, उसका विकास उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। हमारे मस्तिष्क का विकास उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। ब्रेन का विकास, व्यक्तित्व का विकास उतना ही क्या होगा? बेहतरीन होगा। एक इस पे जो है कि मुझे एक स्टोरी याद आ जाती है। एक इंसिडेंट है चंद्रगुप्त व चाणक्य का। जब चाणक्य को धनानंद ने अपने दरबार से बेइज्जत करके भगा दिया, वहीं पे धनानंद प्रण लेता है कि मैं अपनी चुटिया तब तक नहीं बांधूंगा जब तक को धनानंद को राजगद्दी से उठा के फेंक नहीं दूंगा। और इस क्रम में उसे क्या चाहिए था? बच्चा चाहिए था, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसे वो राजा बना सके। मिलता है कौन? चंद्रगुप्त को शिक्षा देता है और ये बताता है कि धनानंद को अपदस्थ करना है, राजगद्दी से हटाना है, मेरे अपमान का बदला लेना है। और ये बदला लेने के लिए तुमको एक कवच और कुंडल चाहिए, क्योंकि एक ऐसा आइलैंड है उस पे एक स्पेशल कवच और कुंडल है, जो उस कवच और कुंडल को पालेगा उसे कोई हरा नहीं सकता है युद्ध में। ठीक है। तो उसके लिए क्या कहता है कि उसके लिए जब एजुकेशन पूरा हो जाती है चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त को जो है कि उसे कवच कुंडल लेने के लिए 2 टीम बनाई जाती है ना। एक राजकुमार आंभिक की टीम बनाई जाती है, एक चंद्रगुप्त की टीम बनाई जाती है। दोनों टीम को भेजा जाता है कि आप कवच कुंडल हासिल करके लाइए। अंततः जो है कि चंद्रगुप्त कवच कुंडल लेके आता है। लेके आने के बाद जो है कि उसे ऐसा लगता है कि अब तो हम क्या हो गए, बहुत ताकतवर हो गए, हमको कोई हरा नहीं सकता। तुरंत जो है कवच कुंडल धारण करता है और कहता है कि अब हम चलते हैं धनानंद को मारे। चाणक्य रोकता है, कहता है कि देखो भैया, ये कवच कुंडल पा गए हो लेकिन तुम धनानंद को नहीं मार पाओगे। क्यों? आपने तो कहा था कि अगर जो ये कवच कुंडल पा जाएगा उसको कोई मार नहीं सकता है, उसे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि धनानंद को मैं हरा नहीं पाऊंगा? तब चाणक्य कहते हैं कि देखो, इस कवच कुंडल में कोई शक्ति नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल की बात बताते हैं। कहते हैं कि इस कवच और कुंडल में कोई भी खास बात नहीं है, इसमें कोई भी पावर नहीं है। तब चंद्रगुप्त झल्ला जाता, तो फिर इतना जो है कि फालतू का हमें घोड़े लेकर दौड़ाए, साल भर मेहनत कराए, तब जाके कवच कुंडल मिला। अब कह रहे हैं कि इसमें कोई पावर ही नहीं है, तो मैं तो बेवकूफ बन गया। चाणक्य कहता है कि नहीं, ये कवच कुंडल तो सिर्फ सिंबल है, एक आपके लिए प्राइज है। इस 1 साल में इस कवच कुंडल को पाने के लिए जो आपने योजनाएं बनाई, जो आपने मस्तिष्क का यूज किया, जो आपके समक्ष समस्याएं आई, उस समस्याओं को जिस योजनाबद्ध तरीके से समाधान किया, जो आपने रणनीति बनाई, जो आपने अपना कौशल दिखाया, वो असल में आपका क्या है? वही असल आपका धन है, वही असल आपकी पावर है, वही असल आपकी क्या है? शक्ति है। शक्ति है कि वो आपको पहले से बेहतर बनाया और वह इस लायक बनाया कि आप धनानंद के सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी भी जीत नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे मस्तिष्क और हमारी बुद्धि के समक्ष हमारे जीवन में जितनी सारी समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं में को समाधान में जो हम तरकीब लगाते हैं, जो योजना बनाते हैं, जो है कि प्लानिंग करते हैं,
जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो सोशल मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी जो चीज़ें करते हैं, यही हमारा एक्सपीरियंस है और यही हमारा जो है कि स्पेशल स्किल है जो औरों से डिफरेंस हमें बनाता है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, मस्तिष्क की सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान करता है। ये सारी चीजें मैं आपको स्टोरी के माध्यम से प्रॉपर बता दिए। चिंतन, अनुभूति और संकल्प क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। थिंकिंग, फीलिंग्स और डिटर्मिनेशन, कि आप जो है कि कितनी अपने टारगेट के प्रति कितने डिटर्मिनेशन है, उसके बारे में कितना सही तरीके से सोच रहे हैं, कितना सही तरीके से रणनीति बना रहे हैं, कितने सही तरीके से योजना बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। उसके बाद उसके लिए फीलिंग्स मतलब कि अनुभूति, उसके लिए आप क्या करते हैं। तो जब आपसे कहा गया, चंद्रगुप्त से कहा गया ये कवच कुंडल पा जाएंगे तो आप कभी हारेंगे नहीं, तो उसमें जो अनुभूति थी, उस अनुभूति की, वो फीलिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान क्या है, तो ज्ञान अनुभव का परिणाम है। ज्ञान क्या है, अनुभव का परिणाम है, अनुभव का परिणाम है। और अनुभव कहां से आता है, गलतियों से, गलतियों से। गलती क्यों होती है, हम कर्म करते हैं तो, कर्म करते हैं तो, यानी कर्म करना सबसे पहली चीज है। उसमें गलतियां भी होंगी, उसमें सही भी होगी, उस बेस पे हमें अनुभव मिलेगा और वही अनुभव क्या है, ज्ञान है। ये चार शब्द है, इसे इस चीजें यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ के देख लो। ज्ञान कर्म का परिणाम है, कर्म अनुभव से पूर्व आता है, अनुभव ज्ञान का स्रोत है। और जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि अग्नि हाथ जला देती है, उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। हर एक कहते हैं ना कि काम बोलता है। हमारे जो है कि उत्तर प्रदेश के सीएम साहब थे, पूर्व सीएम अखिलेश कुमार यादव जी, कहते थे काम बोलता है। भाई काम बोलता है प्रशासन में, बट व्यक्तिगत लेवल पे जाएं, व्यक्तिगत अनुभव की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, तो अनुभव बोलता है। अनुभव, आपको जितना बेहतरीन अनुभव होगा, आपने जितना बेहतर एक्सपीरियंस किया होगा ग्राउंड लेवल पे, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ, उतने बेहतरीन तरीके से आप अपनी चीज़ों को रखेंगे दूसरों के सामने। अनुभव बोलता है। ठीक है, मौलिक प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। सभी ज्ञान व्यक्तियों की उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं जो वे अपने अस्तित्व के संघर्ष में करते हैं। भैया अभी तो मैंने बताया, चंद्रगुप्त की कहानी सुनाई, सुरक्षा, भोजन, वस्त्र आदि के लिए जो संघर्ष मानव करता है, उसी से क्या होता है, अनुभव मिलता है। और उसी से जो है कि ये मौलिक प्रवृत्ति जो है कि क्या होती है, मौलिक प्रवृत्ति यानी कि आपकी फंडामेंटल टेंडेंसी आपके अंदर डेवलप होती है। ठीक है, चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन एक क्या है, प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। चिंतन केवल मनन करने और भावना समूह से ही पूर्ण नहीं होता, वरन इसकी उत्पत्ति होती है। आपने जैसे क्या किया, आपने किसी चीज को पढ़ा या किसी चीज को सुना और उसको बार बार क्या करेंगे, बार बार आप उसे सबसे पहले मनन करेंगे, मतलब बार बार रिकॉल करेंगे, रिकॉल करेंगे, उसे धीरे 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 याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर अब क्या होगा कि अब आप उससे अलग अलग चीजों को रिलेट करने लगेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, चिंतन। ठीक है, यदि मनुष्य की क्रिया सरलता पूर्वक चल, देखिए अब क्या होती है कि जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, तो ह्यूमन लाइफ जब इजी वे में चलती रहती है ना, हमारी और आपकी लाइफ इजी वे में चलती रहती है, तो हमें आवश्यकता फील नहीं होती। और आवश्यकता फील नहीं होती तो हम सोचना जो है कि क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। और सोचना बंद कर देते हैं तो हमारा स्किल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। यानी कि जिसके पास समस्याएं ज़्यादा, उसके पास आवश्यकताएं ज़्यादा, जिसके पास आवश्यकताएं ज़्यादा वो ज़्यादा सोचेगा, और जो ज़्यादा सोचेगा उसकी जो है कि अनुभव उतना बेहतर होगा, उतनी वो अच्छी प्लानिंग करेगा, उतनी अच्छी वो स्ट्रेटजी बनाएगा, और उतना ही अच्छा जो है कि वो सारी चीज़ें, उसका डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ें होगा। जैसे अंबानी के बेटे हैं, अंबानी के बेटे की हर एक चीज़ क्या हो रही, ईजिली फुलफिल हो जा रही है, तो उनके पास ज्ञान वही होगा जो किताब में मिला है। एक आम आदमी जो सड़क पे संघर्ष कर रहा है, वो अनुभव उनको नहीं होगा, वो ज्ञान उनको नहीं होगा, उतना ज्ञान नहीं होगा उनके पास, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं क्या है,
कोई है ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। सारी आवश्यकता आने से पहले फुलफिल हो जा रही हैं। ठीक है, तो आवश्यकताएं, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पे जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जा रही है वो मानसिक क्रियाओं के विभिन्न दशाओं के अनुसार हो, बच्चे के मेंटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हो। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का महत्व, अब महत्व देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। बालकों की शक्तियों का विकास, यानी कि बच्चे के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका क्या करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। अब इतना जो है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे चलते। बालक स्वयं को करके सीखने पर बल देता है, बात सही हो। जॉन डीवी की शिक्षा पद्धति में प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास हुआ। प्रोजेक्ट, जॉन डीवी जो है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के क्या हैं, फादर हैं, उन्होंने डेवलप किया है, इसको याद रखिएगा। इसके अंतर्गत बालकों को ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिससे उनमें फुर्ती, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। उस फुर्ती मतलब कि एक्टिविटी, वो ज़्यादा एक्टिव रहें। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हो। आत्मनिर्भरता जो है कि वो अपने आप ही सारी चीज़ें कर ले जाएं। मौलिकता मतलब कि अपनी सोच, खुद की चीज़ों को क्या करें, डेवलप करें। सामाजिक विकास का अवसर, ठीक है। शिक्षा बालक के लिए नहीं बल्कि बालक शिक्षा के लिए है, शिक्षा के लिए है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर हो सके। कहने का मतलब ये हो गया कि टीचर करिकुलम का इतना जो है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। साथ ही साथ उसके जो सोशल वैल्यूज़ हैं, उसके जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो प्रॉपर वे में उसके अंदर विकसित हो पाए। ठीक है। और प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक जो है कि मूल्यों का क्या करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, शांति, सद्भाव, बंधुत्व, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, इन सब का क्या हो, विकास हो। धर्मनिरपेक्षता का क्या हो, विकास हो। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके बच्चे को दिया जाए। यहाँ पे है भेदभाव रहित हो। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, शिक्षा के द्वारा भेदभाव मुक्त सहयोग की प्रवृत्ति यानी हेल्पिंग नेचर, बंधुत्व या भाईचारा, है ना, एंड की भावना को प्रोत्साहन देना तथा कार्य का स्वतंत्र वातावरण बनाने पर बल देना। ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। डिसिप्लिन का विकास करना, डिसिप्लिन पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बोल चुके हैं, अब यहाँ पे फिर नहीं बोलेंगे, है ना। विद्यालय में कार्यक्रमों का बालक के चरित्र निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, कैरेक्टर बिल्डिंग भी जो है कि आपको क्लास में ही होता है, क्लास में ही होता है। उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका कॉलेज है, विद्यालय है, स्कूल है, उसी में ही कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। बच्चे के अच्छे तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, इसका इम्पैक्ट होता है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो है कि 2-3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपका क्या करना है, कॉलेज या स्कूल का इन्वायरमेंट बिल्कुल हेल्दी बना के रखना है। दूसरी चीज़ें, जो स्टाफ है, जो टीचर है, जो फैकल्टी है, उसके अंदर जो है कि जो रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे से बिहेव है, वो हेल्दी बना के रखना है। अनहेल्दी नहीं बनाना है, अनहाइजीनिक नहीं बनाना है। कोई ऐसा जो है कि बिहेव शो नहीं करना है कि बच्चा अच्छा वो टीचर का ही मजा लेने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ आपको ऐसे जो है कि महान विभूतियों, कहानियाँ और जो है कि प्रेरणादायक जो है कि कविताएं और महापुरुष की कहानियाँ, वीर योद्धाओं की कहानियाँ और जो हमारे जो है कि वैज्ञानिक हैं उनकी कहानियाँ, जो सैनिक हैं उनकी कहानियाँ बच्चों को सुनाएं, उनको प्रेरणा दे। तो इस तरीके से करेंगे तो एक अच्छे कैरेक्टर की बिल्डिंग होगी। ठीक है। बालकों को एक ऐसा सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए जिसमें प्रेरित हो गया। चलो ठीक है, अब बता खत्म करो, अब इसको एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करना है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण,
ठीक है। पहले क्या था कि पहले बच्चे जो है कि प्रॉपर स्कूल नहीं जाते थे, अब नहीं जाते थे तो पहले सबसे पहले कंपलसरी कर दिया गया। कंपलसरी कर दिया गया मतलब कह दिया गया कि 6 से जो है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। कहा गया, लिखित रूप में नहीं था, कहा गया। ठीक है, ये सारी बातें जो है कि लाई गई, यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है ना। पहली से 8वीं तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, 6 से जो है कि आपके 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, न्यूनतम शिक्षा स्तर चलाई गई, मध्याह्न भोजन इस योजना चलाई गई, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, कस्तूरबा बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम लेके आया गया है ना, विद्यालय प्राथमिक शिक्षा कोष लेके आया गया, और सार्वभौमिकरण करने की कोशिश की गई कि सभी बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए। बट यहाँ पे समस्या आ गई। सर्व शिक्षा अभियान का जो है कि नारा क्या है, सब बढ़े और सब पढ़ें और सब बढ़े। याद रखिएगा, सब बढ़े और सब पढ़े। स्टार्ट कब किया गया था, 2002-1 के आसपास जो है कि यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट कर दिया गया था। सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान का ये क्या है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना कब लाई गई थी, 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना दिखाया गया। कि पहले क्या था, जैसे जो है कि हमारे देश में कल्चर रहा है कि जो लड़की है, लड़की को एक जिम्मेदारी समझा जाता है, जिम्मेदारी समझा जाता है कि वो पढ़ लिख के दूसरे घर ही जाने वाली है। जबकि जो लड़का है, लड़के को जो है कि अपना सहारा समझा जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो पहले होता था कि लड़कियों को ज़्यादा स्कूल नहीं भेजा जाता था, या उसके बाद कंडीशन ये आई कि उनको सिर्फ सरकारी स्कूल भेज दिया जाता था, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता था। तो इसके लिए स्कीम लेके आया गया क्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना लेके आई गई, जिसमें बालिकाओं के लिए कंपलसरी एजुकेशन का जो है कि सिस्टम लेके आया गया, और उन्हें जो है कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया कि सबको जो है कि प्राथमिक शिक्षा जो है कि मिलनी चाहिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत। बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान में ही इसे क्या किया जाता है, विलय। इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गया, बाद में इसे विलय कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या थे, विद्यालय शिक्षा गारंटी का केंद्र, विद्यालय क्या होंगे, शिक्षा गारंटी के केंद्र होंगे। वैकल्पिक विद्यालय या विद्यालयों से वापस अभियान, विद्यालयों में वापस अभियान द्वारा 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। लक्ष्य क्या था कि सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान का टारगेट क्या था कि सभी बच्चे को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड कोई भी है, उसकी जात पात कोई भी हो, उसका लिंग कोई भी हो, कैसा भी हो, सबको विद्यालय में लाना टारगेट था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वर्ष 2007 में 5 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाने का संकल्प रखा गया, और 2010 तक 8 वर्ष के आयु के सभी बालकों की 8 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना था, है ना। ठीक है, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता, पारंपरिक यानी कि गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के ध्यान केंद्र किया गया। ठीक है, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन डिलीवर करने की बात की गई। ठीक है, चलिए ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसको खत्म करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां क्या रही इसका। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया गया जहां बुनियादी स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं थी। कहने का मतलब ये हुआ कि अब उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया जहां पे स्कूल की फैसिलिटी नहीं थी, वहां के बच्चों को दूर जाना पड़ता था शिक्षा के लिए, या शिक्षा के जो मेन स्ट्रीम है उससे वो जुड़ नहीं पाते थे। तो जुड़ नहीं पाते थे तो समस्या होती थी। तो इसके लिए जहां जहां भी शिक्षा का यानी विद्यालय नहीं था, वहां पे विद्यालय खोलना जो है कि एम इसका था।
इसके अंतर्गत अतिरिक्त कक्षा, पीने का पानी, शौचालय का रखरखाव, स्कूल सुधार तथा अनुदान के माध्यम से वर्तमान स्कूलों की बुनियादी ढांचे में सुधार करना, यानी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई, आधारभूत संरचना के विकास की बात की गई कि क्या कहेंगे, विद्यालय बनाएंगे, विद्यालय ही नहीं बनाएंगे, उसमें शौचालय की व्यवस्था होगी, पीने की पानी की प्रॉपर जो है क्या होगी, व्यवस्था होगी, उसका रख रखाव क्या होगा, अच्छा होगा। स्कूल में सुधार यानी कि उसमें जो कमियां हैं, ब्लैक बोर्ड, चाक, डेस्क, चेयर, जिसकी कमियां हैं वो क्या की जाएगी, फुलफिल की जाएगी, और इसके लिए पैसा यानी ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, यह अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। चलो ठीक है, बात हो गई इसकी। ये देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों पे और विशिष्ट आवश्यकता वालों बच्चों पे विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि जो आपके दिव्यांग लोग थे और लड़कियां थी उन पे विशेष फोकस किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया, कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया। बच्चों की उपस्थिति आशाजनक करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन जैसी योजना चलाई गई। अब मध्याह्न भोजन जैसी योजना में आगे चल के देखेंगे, है ना, यद्यपि सार्वभौमिक फलस्वरूप छोड़ देगा बच्चों की संख्या। देखिए, अब मध्याह्न भोजन योजना आई ना, तो मध्याह्न भोजन आई तो कुछ बच्चों को जो है कि स्कूल में लाया जा सका, फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल से नहीं जुड़ पाए, उसमें भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी उसको थोड़ा आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। तो आगे क्या देखते हैं, 2010 तक लक्षित था, लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं समस्या क्या थी कि जो मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई, मध्याह्न भोजन योजना में सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये सबसे पहले प्रारंभ कहाँ पे हुई, तमिलनाडु में प्रारंभ होती है। आगे और डिटेल में इसे देख लेंगे, है ना। तमिलनाडु में प्रारंभ होती है और इसका लक्ष्य क्या था कि बच्चों को किसी न किसी माध्यम से क्या करना, स्कूल से जोड़ना। फिर भी 2010 तक ये अपना एम पूरा नहीं कर पाती है। प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि हो तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी हो इत्यादि को ध्यान में रखते हुए स्कीम को शुरू किया गया था कि बच्चों का जो नामांकन है वो बढ़ जाए और साथ ही साथ जो बच्चे बार बार स्कूल छोड़ देते हैं उसकी प्रवृत्ति में क्या हो, कमी हो। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, मध्याह्न भोजन योजना की विशेषताएं क्या थी, ये 15 अगस्त 1995 को शुरू होता है। लक्ष्य बता दिया, लक्ष्य क्या था, नामांकन में वृद्धि करना और जो बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति है उसको क्या करना, कम करना। बट 2010 तक ये अपना लक्ष्य जो है कि पूरा नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में अब लक्ष्य पूरा न कर पाने की समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि मध्याह्न भोजन योजना जब शुरू में दिया जाता था ना, तो उसे पका पकाया भोजन नहीं दिया जाता था। उसमें जो है कि 6 दिन के लिए जो है कि 6 दिन में से 4 दिन जो है कि अलग जो अनाज दिया जाता था, 2 दिन अलग अनाज दिया जाता था और बच्चों को जो है घर पे ही बना के खाना होता था। बट इसमें देखा गया कि इसमें प्रॉब्लम्स हो गई थे। देखिए, 1ली से 5वीं तक के कक्षा के लिए 80% उपस्थिति प्रतिमाह 3 किलोग्राम क्या है, आपको गेहूं अथवा चावल दिया जाएगा। ये 1 सितंबर 2017 से प्रारंभिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन का उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की गई। यानी कि इससे पहले पके पकाए भोजन नहीं दिया जाता था, उससे पहले कच्चा जो है कि रॉ मटेरियल आपको दे दिया जाता था, आप घर ले जाइए, बनाइए, खाइए। बट इसके वजह से ये योजना फेल मार जाती है। योजना क्या होती है, फेल मार जाती है, क्योंकि प्रॉपर जो है कि घर गया ना, क्या पता चले कि पापा जी के पास चला गया, राशन बेच के दारू पी गए। भाई, एक से बढ़ के एक कलाकार है हमारे देश में। तो बच्चे के लिए दिया गया बट बच्चे को मिला ही नहीं। बच्चे की प्रॉब्लम जस की तस वैसे बनी रही, तो फिर स्कूल नहीं आया। तो इसमें क्या किया गया, सुधार करते हुए 1 दिसंबर 2004 से अब इसको पुनः जो है कि रिशेड्यूल किया गया और कहा गया कि भाई देखो, अब हम स्कूल में ही बना के बच्चों को देंगे,
है ना। स्कूल में ही क्या करेंगे, बच्चे को बनाकर देंगे। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र छात्राओं को सप्ताह के 4 दिन चावल से बने भोजन और 2 दिन गेहूं से बने भोजन जो है कि स्कूल में ही दिया जाएगा। और जब ये योजना आती है, इसको सुधार किया, तब बच्चों का जो है कि ज़्यादा रुझान होता है, क्योंकि अब जो उनके लिए दिया जा रहा है उन्हीं को मिल रहा है। अब बच्चे थाली ले लेके पहुंच रहे हैं स्कूल में, कम से कम एक टाइम का प्रॉपर हम उनको क्या हो गया, भोजन मिल गया इस वजह से। ठीक है, प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए प्रतिमाह 100 ग्राम जो है कि खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दिए जाने का प्रावधान था, जिसे पकाने के लिए परिवर्तन लागत, यानी कि जो पकाने वाला रसोइया था उसमें जो खर्चा था वो भी दिया जाने का प्रावधान किया गया। भोजन में कम से कम 450 कैलोरी व 25 ग्राम प्रोटीन वाला होना चाहिए, यानी कि भोजन जो दिया जा रहा है उसकी मिनिमम क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। उसकी कैलोरी कितनी होनी चाहिए, तो 450 ग्राम कैलोरी होनी चाहिए। साथ ही साथ 12 ग्राम उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है कि की गई। और भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायत की देखरेख में होगा, यानी प्रधान जी हैं वही सारा ये काम कराएंगे। ठीक है, और साल के लगभग 200 दिन तक क्या होगा, ये भोजन दिया जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद आता है RTE, राइट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 2019 जो है 2009 में आता है ना, राज्य, परिवार और समुदाय के सहयोग से। अब इसमें ये कहा जाता है, जो पहले कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य जो है कि शिक्षा का प्रावधान होगा, अब यहाँ पे उसे कानून बना दिया गया। और कानून बनाने के साथ साथ कहा गया कि फैमिली यानी गार्जियन और कम्युनिटी और सोसाइटी और नेशन का ये जो है कि राइट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बच्चों को क्या करे, बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कराए, है ना। और 2002 में संविधान में आपके 86वां संविधान संशोधन किया गया। अनुच्छेद 21A भाग 3 के मध्य में जो है कि ये चीज जोड़ दी गई। अब ये कानून बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। क्या बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। अब इसका अगर आप वायलेशन करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, RTE संसद में लाया कब गया, तो 4 अगस्त 2009 को जो है कि लोकसभा में यह अधिनियम पारित हो गया। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। दोनों डेट पूछा जाता है कि लोकसभा में पारित कब हुआ RTE, तो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में जो है कि क्या हुआ, लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, यह एक समावेशी शिक्षा को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान व विकास को बल मिलता है। इस प्रकार शिक्षा वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी निर्माण करती है। ये बात हो गई, चलो ठीक है भाई। यानी कि शिक्षा जो है कि वर्तमान में तो जो करती है वो उसका इम्पैक्ट होता है, बाकी भारत निर्माण का भी काम होता है। शिक्षा ही मनुष्य के विश्व में अन्य प्राणियों से अलग बनाती है, भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षा के अभाव में न केवल समाज का बल्कि पूरे देश का भी विकास क्या होता है, अवरुद्ध होता है। इसलिए अच्छी एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अब शिक्षा के अधिकार की कमियां क्या थी, कमियां ये थी कि यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई, जबकि 0 से 6 वर्ष तक की बच्चों की बात की ही नहीं गई। और उसके बाद 14 से 18 वर्ष तक के, यानी कि 14, फिर इधर 14 से बाद के उम्र वाले बच्चों की कोई डिस्कशन नहीं किया गया। ये इसकी क्या रही, कमियां रही। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को बच्चा माना जाता है और इसके लिए कोई जो है कि चर्चा नहीं की गई। और इस पे क्या है, भारत इसका 142 देशों के ने स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें भारत भी शामिल है। बट भारत जो है कि 14 साल तक के बच्चों को ही जो है कि क्या करता है, सुविधा देता है। और 14 से मानने की आगे का 18 वर्ष तक के बच्चों को जो है कि बच्चा नहीं मानता। तो ये जो है कि 14 से 18 आयु वर्ग के शिक्षा की बात इस अधिनियम में नहीं किया गया। ये इसकी क्या है, कमियां हैं, RTE की कमियां हैं। ये क्लास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या, लगा रखा है इसमें,
चलो देख लेते हैं फिर। मेरे को तो याद था कि क्लास नहीं इसमें नहीं लगा रखा है, बट देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। आ जाओ। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? प्राथमिक स्तर पे कहा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों व विषयों का ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। नहीं, सी ऑप्शन क्या है, सही है। शिक्षण पद्धति उसे प्रॉपर पता होना चाहिए और विषय का जो है कि क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, उसे समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलो ये प्राइमरी चीज है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने नहीं भैया, ये भी नहीं होगा। अग्र शिक्षण की तकनीकी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। बाल शिक्षण को क्या करके, अपना करके, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए। थर्ड, KM जो CBSE द्वारा अपनाया गया प्रगतिशील शिक्षण के प्रतिमान में बच्चों को समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों और प्रकृति का त्याग करें तथा सीखने की किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। अच्छा, वे सामूहिक कार्य करें, सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें, और समाजीकरण की बात की जा रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, है ना, निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के, नहीं, बिना प्रश्न उठाए नहीं, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि के होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उनके विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बी सही होगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें और सामाजिक कौशल सीखें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? देख लेते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता। अच्छा, कोई स्थान नहीं होता, चलो देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। भैया इतना सक्षम होता तो वो स्कूल ही क्यों आता। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। क्यूरियोसिटी इज नॉट inherent in the nature of a student, but it should be nurtured, encouraged। हाँ, कक्षा में विद्यार्थियों के निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। भैया सुनना भी चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है, होता है स्थान, है ना। ये भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि देखो बच्चों के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा अंतर्निहित होती है और चाहिए टीचर को कि उसे क्या करे, वो जागृत करे। यही प्रोग्रेसिव माइंड सेटअप कहता है ना कि उसके अंदर की क्या है, जिज्ञासा, या उसे प्रेरित कीजिए ताकि वो स्वतः क्या करे, चीजों को करना शुरू कर दे। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। एक शिक्षक की भूमिका है, क्या है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? संप्रेषक और व्याख्याकर्ता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की।
बच्चों में, ठीक है, निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, सुगम करता, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर बच्चे में देखिए, प्रोग्रेसिव जो है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे में जो है कि सक्रिय जो है कि आपका सक्रिय जो है कि खोजकर्ता होता है ना, वो ज्ञान का सृजन खुद ही करता है। तो इस कंडीशन में टीचर को क्या होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, अगर कहीं फंसता है तो उसके जो है कि थोड़ा सा हिंट दे। ये चीज़ें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष की विशेषता से संबंधित ये प्रश्न है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखवा देती हैं और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये है ही नहीं बाल केंद्रित शिक्षा। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती, ये भी नहीं है। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हुए हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं भाई, इस पे विचार कर लेंगे अभी। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार व दंड से संचालित होता है। मतलब ठीक है, बट ये दंड और पुरस्कार एक मेथड है, बट चाइल्ड सेंटर में ये कहीं चीजें हमने देखा नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसमें करेक्ट होगा। बाल केंद्रित एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों का ग्रुप होता है या क्लास होता है और उनके पास टीचर जाती है, उनकी समस्याओं को देखती है, उनको हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। या अगर बच्चे जो है कि ज़्यादा चालाक है तो उसके सामने थोड़े से अलग, थोड़ा सा टफ जो है कि समस्या रखती है समाधान करने के लिए। ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को प्रोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। भैया ये है, खोज को प्रोत्साहन देता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को अभी हमने देखा है ना। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग बनाना। ये रैंकिंग बनाना नहीं है, हटाओ इसको। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। चलो रैंकिंग यहाँ पे भी आया, नहीं होगा। व्यक्तिगत अधिगम, समस्या, छात्रों की लेवलिंग करना, नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लर्निंग बाय डूइंग है ना, प्रोजेक्ट मेथड और सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से सीखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। मुख्य धारा शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा की, पृथक्करण, समावेशी शिक्षा की, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी हमने देखा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है यहाँ पे, सार्वभौमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है इसका कैरेक्टर, इसकी विशेषता क्या है। केवल पाठ्य पुस्तक पे, केवल नहीं होगा रे बाबा, नहीं होगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद रखना नहीं, यंत्रवत याद रटने वाली चीज नहीं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामित करना तथा वर्गीकरण करना, नहीं, वर्गीकरण नहीं करना भैया, नहीं, ये गलत हो गया। भेदभाव करना ही नहीं है, कहाँ करना है चाइल्ड सेंटर में। अभी तो बताएं कि सभी लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभवों को क्या करना, प्राथमिकता देना, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करना, उनके विचारों को सुनना। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।